नमस्कार, चाय गरम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। तो चाय गरम में गरम चाय की चुस्कियों के साथ सबसे पहले आज आपको आज की सबसे बड़ी सियासी खबर बता देते हैं। खबर वायनाड से जुड़ी हुई है, क्योंकि दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के बाद अब एक और सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बाकायदा आज तो नामांकन दाखिल कर दिया। आज जब केरल के वायनाड में वो पर्चा भरने के लिए पहुंचे तो उनकी बहन भी उनके साथ थी और साथ था जबरदस्त कार्यकर्ताओं का हुजूम। आइए दिखाते हैं वहां की क्या तस्वीरें आएंगी सामने। वायनाड से राहुल का नामांकन, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। 2019 के लिए राहुल का मिशन साउथ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करते वक्त राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगी। करीब 2 किलोमीटर लंबे राहुल के रोड शो में उनके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो की शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं जो ट्रक बनाया गया है उस ट्रक में राहुल गांधी हैं, उनके साथ में प्रियंका गांधी हैं, उनके साथ केरल कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो रोड शो है वो शुरू हो रहा है। एक जोर आजमाइश की कोशिश जरूर की जा रही है। कांग्रेस ताकत दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है। कांग्रेस की रणनीतिकार हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट इसलिए चुनी ताकि दक्षिण भारत में उनका किला मजबूत हो सके। और यही वजह है कि अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ भी आरएसएस और बीजेपी पर वार करना नहीं भूले। अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूर। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। केरल में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने तुषार वेलापल्ली को खड़ा किया है। उधर लेफ्ट भी राहुल गांधी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। टीम न्यूज नेशन। आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे और न्यूज़ चैनल पे कई बार आप जब खबरें देखते हैं तो आप ये नहीं जानते कि खबरों को कवर करते करते पत्रकार भी पीछे कई बार खबर बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ वायनाड से भी, जहां पर राहुल गांधी की रैली कवर कर रहे 2 पत्रकार एकाएक हादसे का शिकार हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने खुद उन्हें पहुंचाया अस्पताल तक। क्या तस्वीरें थी, आइए दिखाते हैं आप। राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन के दौरान एक हादसा हो गया, जिसे सियासी ट्रेजेडी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा। दक्षिण भारत में इसे कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे कवर करने के लिए वायनाड में देश भर के पत्रकारों का जमघट लगा। इस दौरान एक हादसा हो गया। मीडिया कवरेज में जुटे पत्रकारों के ट्रक में लगा रॉड टूट गया, जिससे 2 पत्रकार नीचे फिसलकर घायल हो गए। गनीमत यह रही कि पत्रकारों को मामूली चोट लगी, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी के रोड शो में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी जैसे ही राहुल गांधी तक पहुंची, वो फौरन पत्रकार की मदद के लिए आगे आए। प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घायल पत्रकारों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। टीम न्यूज नेशन। भाई चाय और पकाओ यार, थोड़ी सी कड़क करो। ऐसे कड़क बयान कुछ आ रहे हैं, अमेठी से आ रहे हैं। दरअसल अमेठी से राहुल गांधी वायनाड में नामांकन पर्चा भरने गए तो वायनाड में बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो अमेठी से पर्चा भरने वाली है, वो राहुल गांधी के वायनाड जाने पर क्या कह रही हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। 14 से लेकर 19 हो गया। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, अमेठी का एक एक नागरिक गवाह है। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। तो चुनाव में गठबंधन बड़े मायने रखते हैं और कब किस पार्टी का हाथ थामना है ये चुनाव में ही दिखाई पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान में मारवाड़ में बहुत ज्यादा असर रखने वाली एक पार्टी किसका दामन थाम रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में गोलबंदी तेज हो गई है। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में खींचने में जुटे हैं ताकि दिल्ली की सत्ता की राह आसान हो सके।
राजस्थान के मारवाड़ इलाके में असर रखने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने चुनाव में बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल एनडीए में शामिल हुए। वो नागौर से लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। बेनीवाल जी को हमने आग्रह किया है कि वो नागौर से लड़े। नागौर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो लड़ेंगे और बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल खुद खींवसर सीट से विधायक हैं। जाट समुदाय से आने वाले बेनीवाल छात्र राजनीति से ही सियासत में सक्रिय हैं। वो लगातार खींवसर सीट से निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं। 2018 में सूबे में विधानसभा चुनाव से पहले बेनीवाल ने आरएलपी का गठन किया। अब वो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। गठबंधन हुआ है आरएलपी भारतीय जनता 25 राजस्थान के अंदर, हरियाणा 10 और दिल्ली, एमपी, पंजाब, जहाँ हमारा यूथ हमें फॉलो करता है, जहाँ हम प्रयास पूरे चारों राज्यों के अंदर प्रचार करेंगे और हम नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस गठबंधन का मेन उद्देश्य यही था। हनुमान बेनीवाल का एनडीए के साथ जाना कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मारवाड़ इलाके के कई जिलों में आरएलपी का मजबूत जनाधार माना जाता है। इस बेल्ट की कई सीटों पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनाव है ही ऐसा, पहले टिकट लो, टिकट मिल जाए तो उसके बाद जीतो और ना जीतो तो फिर चुनाव कड़वी हो जाती है। वैसे ऐसी चुनाव की एक चाय हार्दिक पटेल की भी कड़वी हो गई। दरअसल चुनाव लड़ने की बड़ी इच्छा थी और इसीलिए कांग्रेस का दामन भी थामा था, लेकिन उनको आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्योंकि नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख थी और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की बात से इनकार कर दिया। पाटीदार आंदोलन के पोस्टर बॉय और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेहसाणा हिंसा मामले में मिली उनकी सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। गुरुवार को गुजरात में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इससे पहले 29 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 के मेहसाणा हिंसा मामले में उन्हें मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें वहां से भी करारा झटका लगा। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाला शख्स सजा की अवधि पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, बड़ी देर से हाथ में आई है लेकिन अच्छी बनी है। लेकिन बिहार में सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, और खासकर कांग्रेस के लिए अच्छा है ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में कांग्रेस के मुख्यालय में किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, वो भी शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ, वो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है और इस मुख्यालय में बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। गोहिल के सामने जमकर चोर चोर के नारे लगते रहे। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोहिल को किसी तरह भीड़ से बचाया और कांग्रेस के दफ्तर के अंदर ले गए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व सांसद निखिल कुमार को औरंगाबाद सीट से टिकट न देने का विरोध जता रहे थे और इस सीट से महागठबंधन ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद को उतारा है। आज निखिल कुमार के समर्थकों ने गोहिल समेत बिहार कांग्रेस के पदाधिकारियों पर टिकट बेचने तक का संगीन आरोप लगा दिया और खूब हंगामा किया। निखिल कुमार भी मौजूद थे, मगर कार्यकर्ताओं ने उनकी भी नहीं सुनी। आक्रोश नहीं रखेंगे तो कहां जाएंगे? वो थोड़े भाजपा के ऑफिस जा सकते हैं, वो मेरे पास ही आएंगे। मैं मेरे नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं। 9 सीट में सभी जाति, सभी नेता, सभी रीजियन, सभी को न्याय करना बड़ा मुश्किल था, पर आज एक सुर में इस मीटिंग में सबने तय किया है कि जो हुआ वो हुआ। हम सब मिलके महागठबंधन की 40 सीटों पे कैसे जीते और एक पाक साफ नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। राजनीति में आंसू बड़े मायने रखते हैं, लेकिन किसके निकल रहे हैं वो भी मायने रखता है। दरअसल जयप्रदा, जो अभी बीजेपी की टिकट से रामपुर पर प्रत्याशी बनाई गई हैं, कल एक रैली में वो रो पड़ी। अब रोने के बाद उनके ऊपर आरोप भी लगने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। मंच पर रो पड़ी जयप्रदा, रैली में छलक पड़े आंसू।
फिल्म एक्ट्रेस जयाप्रदा के रामपुर से नामांकन के साथ ही इस सीट पर सियासत के साथ बॉलीवुड का ग्लैमर नजर आने लगा है। ये हाई प्रोफाइल सीट में शामिल हो चुकी है। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम खान से है। एक्ट्रेस से लीडर बनी जयाप्रदा और आजम खान के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। लिहाजा रामपुर की चुनावी जंग किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नजर नहीं आ रही। फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार निभाने वाली जयाप्रदा मंच पर फूट फूट कर रोई, तो विरोधियों ने उसे सियासी ड्रामा करार दे दिया। विरोधियों का आरोप है कि जयाप्रदा रामपुर की जंग जीतने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उनके रोने की क्या वजह रही, ये जयाप्रदा से ही सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान को भी जुबानी जंग में माहिर नेता माना जाता है। माना जा रहा है कि चुनावी जंग के दौरान दोनों के बीच ऐसी तकरार कई बार देखने को मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी कि बीजेपी के लोह पुरुष कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, उन्होंने पहली बार, जी हाँ सही सुना आपने, पहली बार बीजेपी का मार्गदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को कहा है कि एक ब्लॉग लिखा है उन्होंने, और अपने ब्लॉग में उन्होंने 6 बार सांसद चुनने के लिए जनता का धन्यवाद दिया। फिर कहा कि मेरा सिद्धांत पहले देश फिर पार्टी फिर मैं। हम अतीत में देखें, भविष्य में देखें, अंदर झाके, ये उन्होंने हिदायत दी है। बीजेपी के विरोधी दलों को कभी दुश्मन नहीं माना गया। वो बीजेपी का क्या कोर है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने ब्लॉग के जरिए। मतभेद रखने वालों को राष्ट्र विरोधी नहीं माना जा सकता। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, ये कहा जा सकता है कि दर्द छलका है, टिकट नहीं मिला, उसका दर्द छलका है। देखिए, इस दर्द में सिर्फ टिकट नहीं है, इस दर्द में अगर देखा जाए तो देश की स्थिति है, पार्टी की मनोदशा है और मौजूदा हालात हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर जो सवाल है उसकी बात वो कर रहे हैं, जिसमें वो जो डेमोक्रेटिक पिलर्स है उसकी वो बात कर रहे हैं। जो फ्रेजेस हैं जिसमें बांधने की कोशिश की है अपने ब्लॉग को आडवाणी जी ने, उसमें वो कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। जाहिर तौर पर इशारा सीधे तौर पर पार्टी के इस वक्त के संचालकों के ऊपर है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी जिसकी संस्थापना दरअसल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए हुई थी, सुशासन के लिए हुई थी, स्वराज के लिए हुई थी, उस पार्टी में इस वक्त चल क्या रहा है। तो इशारों में कहें या फिर खुलकर कहें, दोनों स्थितियों को स्पष्ट करते हुए आडवाणी जी ने बता दिया है कि उनकी मनोस्थिति क्या है, उनकी मनोदशा क्या है और मौजूदा भारत में जो बीजेपी है, वर्तमान की जो बीजेपी है, उसको लेकर उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो साफ तौर पर देखा कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग के जरिए बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बीजेपी अब आगे चले। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उपचुनाव हुए थे गोरखपुर में और उसमें जब जीत महागठबंधन में सब पार्टियां एक साथ आई थी और वहां पर बीजेपी को शिकस्त देकर उस सीट को निकाला गया था। ये माना जाता है कि तभी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की नींव पड़ी थी। बसपा सपा उसी के बाद वापस आए, लेकिन अब देखिए क्या हुआ है। दरअसल जिस सीट को प्रवीण निषाद ने निकाला था वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई। ये वही सीट है जहां पर कभी साइकिल का साथ लेकर प्रवीण निषाद गोरखपुर सीट निकाले थे, लेकिन अब वो कमल खिलाएंगे। उन्होंने जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया है। साथ ही उनकी पार्टी जो निषाद पार्टी है उसका एनडीए में विलय हो गया है। तो ये बदलते समीकरण है जो 2019 के चुनाव में अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बहुत कुछ बदलने का मादा रखते हैं। निषाद समाज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद में है, कई सारी सीटों पर अपना हक रखता है और इसीलिए एनडीए यहां पर मजबूत होती दिखाई देगी। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला करते हुए आरएसएस पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या हमला किया आइए आपको दिखाते हैं। तो वो लिखती हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोग भारत को मोदी के आसपास और इर्द गिर्द देखते हैं। बीजेपी पर जमकर बरसी हूं। तो भारत को मोदी व मोदी को भारत बताने की कोशिश करते हैं। देश व लोकतंत्र को अपमानित करने का काम करते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग।
जैसा कि कांग्रेस इंदिरा को इंडिया और इंडिया को इंदिरा बताकर पहले भी कर चुकी है, यानी कि एक तीर से दो निशाने हैं। बीजेपी आरएसएस के साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। यह अति दुखद और अति निंदनीय है। आम जनता इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है।